केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स क्लास 11 का एक ऐसा चैप्टर जिससे जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। हर शिफ्ट में एक से दो क्वेश्चन तो आता ही आता है और किसी किसी शिफ्ट में तो तीन तीन क्वेश्चन तक भी देखे गए हैं। और हम लोग इस चैप्टर को अपनी भाषा में जैकपॉट चैप्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट के साथ साथ इजी भी उतना ही है। तो अगर ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट और इतना ही इजी है तो क्यों ना इस चैप्टर को धुआं धुआं कर दिया जाए। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इस चैप्टर का फ्रेमवर्क समझ लेते हैं कि हम लोग कैसे इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। देखो, उस चैप्टर को हम लोग 3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हर वीडियो में 3-4 टॉपिक्स को देखेंगे, उनके थ्योरी को पढ़ेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके बाद फिर उन टॉपिक्स के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको क्लास में ही करेंगे। तो अगर आप मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ लेते हो, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर ये मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी किसी मेंस के पीवाईक्यू में दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको फिर भी ट्रस्ट नहीं है, फिर भी विश्वास नहीं है, तो आप 10 से 12 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 से 12 मिनट इस वीडियो पर रुको, चीज़ों को सीखो, कॉन्सेप्ट को समझो। उसके बाद जब हम लोग फिर क्वेश्चंस करेंगे, तो आप खुद ब खुद उन क्वेश्चन को कर ले जाओगे। आप खुद देखना इस चीज़ को। तो चलो अब फालतू का टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो भैया अब शुरू करते हैं असम्पशंस से। देखो, ये असम्पशंस जो है वो तुम्हें पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं और कभी-कभी इन असम्पशंस पे डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये असम्पशंस तुमको याद करना है। अब ये असम्पशन को रटना नहीं है, हमें समझते हुए याद करना है, ठीक है? तो देखते हैं पहले असम्पशंस क्या कहता है। ऑल द गैस पार्टिकल्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। मतलब जैसे ये कोई कंटेनर है और कंटेनर के अंदर मेरे पास गैस पार्टिकल्स भरे हुए हैं। तो कोई भी गैस पार्टिकल जो है कहीं भी मूव कर सकता है। किसी भी गैस पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन जो है वो फिक्स नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद कहता है देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। मतलब जो कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जितने भी गैस पार्टिकल्स हैं, उन गैस पार्टिकल्स के बीच में आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। चाहे वो दो गैस पार्टिकल्स के बीच में हो, चाहे वो गैस पार्टिकल और कंटेनर के वॉल के साथ हो, किसी के बीच भी कोई भी इंटरेक्शन, कोई भी प्रेम मोहब्बत, कोई भी मेल मिलाप नहीं है। ठीक है? तो इससे हमें एक बात समझ में आता है। क्या समझ में आता है? कि कभी भी किसी सिस्टम में अगर कोई इंटरेक्शन ना हो, कभी भी किसी सिस्टम में कोई इंटरेक्शन ना हो, तो उस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है? वो ज़ीरो होता है। ठीक है? किसी भी सिस्टम में अगर इंटरेक्शन ना हो, तो सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर भी सिस्टम के अंदर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। इसके बाद हमें एक चीज़ और पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो किसके फॉर्म में होता है? वो होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? और यहाँ पर मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ज़ीरो है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो जो टोटल एनर्जी होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक है? और सही बात भी है। क्यों सही बात है? क्योंकि हमें पता है कि कंटेनर के अंदर जो है गैस पार्टिकल्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं। अगर मूवमेंट में है तो उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा अपना। अगर वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। ठीक है? अच्छा, अब देखते हैं ऑल द कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोलिजन्स जो टकराव होगा जब कंटेनर के अंदर गैस पार्टिकल्स मूवमेंट करेंगे तो दो गैस पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे भी। तो जो टकराएंगे वो जो कोलिजन्स होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि टकराने के पहले गैस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी था, टकराने के बाद भी गैस पार्टिकल्स का वही सेम वेलोसिटी होगा। ठीक है? अगर दो गैस पार्टिकल आपस में टकरा रहे हों या अगर कोई गैस पार्टिकल किसी कंटेनर के वॉल के साथ भी टकरा रहा हो, तो टकराने के पहले देखो वॉल तो फिक्स है, तो टकराने के पहले गैस पार्टिकल का जो भी वेलोसिटी होगा, टकराने के बाद वही सेम वेलोसिटी हो जाएगा उसका। अच्छा, अगर यहाँ से तो चेंजिंग मोमेंटम निकालें इस चीज़ से, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी v था, फाइनल भी v हो गया लेकिन नेगेटिव में हो गया। ठीक है? तो चेंज कितना होगा? वेलोसिटी का चेंज कितना हुआ? v माइनस माइनस v मतलब 2v हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया? m इंटू 2v मतलब 2mv। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है कि इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। मतलब गैस कंटेनर के अंदर जो भी गैस पार्टिकल्स है उन पर ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है? फिर कहता है कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। सही बात भी है कि कंटेनर के अंदर जो भी गैस पार्टिकल है वो गैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है। किसके कंपैरिजन में? गैस कंटेनर के कंपैरिजन में। ठीक है? बिल्कुल सही बात है। इसके बाद कहता है कि द रियल गैस विल बिहेव लाइक आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। देखो, इस स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आया हुआ है मेंस में। क्या पूछा है? वो पूछा है कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जिस पर रियल गैस जो है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव करता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर।
तो यहाँ पे मेरा जो assumption है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेन, जो हमारा मेन चैप्टर शुरू होता है वो होता है आइडियल गैस इक्वेशन से। अब आइडियल गैस जो इक्वेशन होता है वो होता है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ध्यान देना यहाँ पर वी वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ गैस हम नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो इसलिए वी क्या है मेरा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, ठीक है। एन नंबर ऑफ मोल्स हो गया, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, टी जो है टेम्परेचर हो गया, किसमें, केल्विन में, ठीक है। इसके बाद इसी 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 फॉर्मूले का एक और फॉर्म होता है, वो फॉर्म क्या है, देखो पीवी को तो एनआरटी तो है मेरे पास। अब यहाँ एन जो है उसको, ये एन नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दें, गिवन मास बाय मोलर मास। अब ये मोलर मास को इस तरफ लेके आ गए और वॉल्यूम को नीचे लेके आ गए। अब एम बाई वी क्या होता है, एम बाई वी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी, वो भी लिख दिए। अब पी एम इक्वल टू रो आर टी, एक नया फॉर्मूला मेरे पास निकल के आ गया। इस फॉर्मूले पर भी क्वेश्चन बना हुआ है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको आइडियल गैस के इक्वेशन के लिए ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। देखो ये फार्मूले हैं तो बहुत छोटे से, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे छोटे से फार्मूले पर इतने क्वेश्चंस पूछे गए जिसका वर्णन नहीं है। तो देखते हैं वो कौन सा फार्मूले हैं। पहला है कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो, मतलब जो गैस कंटेनर है मेरा, उसमें जो गैस पार्टिकल्स हैं, उस गैस पार्टिकल्स का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, वो जीरो होगा। अब ये जीरो कैसे होता है इसको आपको अभी नहीं समझना है, बस जीरो होता है ये जान लेना है, ठीक है। इसके बाद एवरेज स्पीड क्या हो, तो एवरेज स्पीड होता है मतलब हर एक स्पीड, हर एक गैस पार्टिकल का जितना स्पीड है अपॉन टोटल नंबर ऑफ गैस पार्टिकल्स। ये तो सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग एवरेज का फॉर्मूला पढ़ते भी आए हैं कि नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, ठीक है। इसके बाद इसका एक फॉर्मूला भी होता है। कौन सा वो फॉर्मूला, फॉर्मूला है मेरा अंडर रूट ऑफ 8 अपॉन पाई आर टी अपॉन एम, ठीक है। यहाँ पर आर वही यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी में हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, और एम क्या हो गया, मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है। जो भी गैस इसके अंदर है उसका मोलर मास, ठीक है। इसके बाद मेरा आर एम एस स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है रूट आर टी रूट 3 आर टी अपॉन एम, ठीक है। इसके बाद मेरा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वी एम पी, इसका होता है अंडर रूट ऑफ 2 आर टी अपॉन एम। अब यहाँ पर जो है किसी एक गैस पार्टिकल्स के लिए अगर कभी आपसे पूछा जाए कि किसी एक गैस पार्टिकल के लिए कौन सा स्पीड ज़्यादा होगा, कौन सा स्पीड उससे कम होगा, कौन सा स्पीड उससे कम होगा, तो वो हम लोग कंपेयर करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, देखो आर टी अपॉन एम तो तीनों में कॉमन है, आगे का फैक्टर सिर्फ अलग अलग है तीनों में। तो आगे का फैक्टर कौन सा ज़्यादा है वो ज़्यादा हो जाएगा, जो कम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 अपॉन पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14। तो 8 अपॉन पाई क्या हो गया, 8 अपॉन पाई हो गया 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया 8 अपॉन पाई का वैल्यू हो गया 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ 3 है, मतलब एवरेज के लिए ये हो गया, आरएमएस के लिए ये हो गया, और एमपी के लिए जो है वो 2 हो गया। तो इसमें बड़ा कौन सा है, आरएमएस बड़ा है, आरएमएस सबसे बड़ा हो गया, फिर 2 पॉइंट समथिंग है तो एवरेज उसके बाद हो गया, फिर एमपी सबसे छोटा हो गया, ठीक है। तो ये रिलेशन भी ध्यान में रखना है कि कौन सा स्पीड बड़ा होता है, कौन सा स्पीड छोटा होता है, कौन सा स्पीड उससे छोटा होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। ये किस बला का नाम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी स्पेस में कितने तरह से मूव कर सकता है। क्या बोले, कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी स्पेस में, मतलब स्पेस में कितने तरीके से मूवमेंट कर सकता है। जितनी भी तरीके से मूवमेंट करेगा, जितने भी तरीके से वो मूवमेंट करेगा, उस तरीके को, उस नंबर ऑफ तरीके को बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब मेरे पास यहाँ 3 तरह के गैस मॉलिक्यूल होते हैं। कौन कौन से, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक। मोनोटॉमिक वैसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम हो, जैसे हीलियम, लिथियम, जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, ठीक है। इसके बाद भी और भी गैस है, मतलब एग्जांपल के लिए 3 काफी है। डायटोमिक वैसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके मॉलिक्यूल में 2 आइटम प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन N2, सॉरी, जैसे ऑक्सीजन O2, जैसे नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2, ठीक है। इसके बाद ट्राइटोमिक वैसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसके मॉलिक्यूल में 3 आइटम प्रेजेंट है, जैसे CO2, एक कार्बन, 2 ऑक्सीजन, जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताते कैसे हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। तो अगर मान लो मोनोटॉमिक मेरे पास मॉलिक्यूल है जिसमें कि एक ही एटम है, ठीक है, तो वो कैसे स्पेस में मूवमेंट कर सकता है। देखो वो तो एक ऐसे मूव कर सकता है एक्स एक्सिस में, एक ऐसे मूव कर सकता है वाई में, एक ऐसे मूव कर सकता है जेड में, ठीक है। इसके बाद वो ऐसे घूम भी सकता है, ठीक है। तो देखो अब ये जो 3 हुआ एक्स में, वाई में, जेड में, ट्रांसलेशन होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये जो घूम रहा है ये खुद के एक्सिस में घूम रहा है, तो जब कभी भी वो खुद के एक्सिस में घूमेगा उसको काउंट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोनोटॉमिक का 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, मतलब वो 3 तरह से स्पेस पे मूव कर सकता है, एक एक्स में, एक वाई में और एक जेड में, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। और तीनों कौन सा, ट्रांसलेशनल, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। अब डायटोमिक के बारे में अगर बात करें तो देखो डायटोमिक मतलब ऐसा स्ट्रक्चर होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ लगा हुआ, एक ऑक्सीजन एटम यहाँ लगा हुआ है।
अब ये कैसे मूव कर सकता है, एक एक्स में मूव कर पा रहा है, एक वाई में मूव कर पा रहा है, एक जेड में मूव कर पा रहा है, तीन तो ऐसे हो गया। चौथा जो है वो ऐसे हो सकता है, देखो ऐसे मूव कर पाएगा ये। पांचवा हो जाएगा कि ऐसे मूव कर पाएगा, सॉरी ऐसे मूव कर पाएगा, ठीक है। छठा तुम बोलोगे कि ऐसे मूव कर पाएगा। अब अगेन ये जो मूव कर पा रहा है, ये घूम रहा है, ये खुद के एक्सिस में घूम रहा है, और जब कभी भी वो खुद के एक्सिस में घूमेगा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो डायटोमिक के लिए कितना हो गया, तीन ट्रांसलेशन एक्स वाई जेड, वी एक्स वी वाई वी जेड, और दो रोटेशनल ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। ओमेगा एक्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो खुद के एक्सिस में है, ठीक है। तो 3 + 2 5 हो गया। अच्छा, कभी भी डायटोमिक में आपको ऐसा मेंशन कर दे, वैसे बहुत कम बार ऐसा होगा, बट कभी भी अगर आपको ऐसा मेंशन कर दे कि हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि दो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कभी अगर लो टेम्परेचर मेंशन कर दे तो वो दो जो पांच थे अपने पास उसमें दो बढ़ जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, और अगर लो टेम्परेचर मेंशन करेगा तो जो पांच थे ऑलरेडी उसमें भी दो घट जाएंगे। तो कौन से दो घटेंगे, वो रोटेशनल वाले दो घट जाएंगे, तो तीन बच जाएगा मेरे पास, ठीक है। समझ में आ गया था, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल के बारे में। दो ट्राइटोमिक में दो तरह के होते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर जिसका हो, एक एक उसका हो, एक जिसका स्ट्रक्चर लीनियर हो, एक जिसका स्ट्रक्चर नॉन लीनियर हो। अब लीनियर में कौन से होते हैं, CO2 एक एग्जांपल ले लिए, और भी बहुत से एग्जांपल होते हैं जैसे CO2। तो CO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। अगर लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो वो डायटोमिक के जैसा ही बिहेव करेगा। अब डायटोमिक जैसा अगर बिहेव करेगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। कैसे, तीन ट्रांसलेशनल और दो रोटेशनल। अब अगर नॉन लीनियर होगा तो उसमें उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ के 6 हो जाता है, तीन ट्रांसलेशनल और तीन रोटेशनल, इसमें ओमेगा एक्स भी काउंट हो जाता है। अब यहाँ पर 6 जो है, ये तो ध्यान रखना है, ये ट्राइटोमिक नॉन लीनियर के लिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो 6 कैसे हैं, वो 6 ऐसे हैं कि तीन ट्रांसलेशनल है और तीन रोटेशनल है। ध्यान रहे, इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, ये बोल देते हैं कि तीन ट्रांसलेशनल प्लस दो रोटेशनल प्लस एक वाइब्रेशनल, इसमें वाइब्रेशन ऐड नहीं रहता है। ध्यान रहना है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ तो भैया अब बात करते हैं अपने आखिरी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो का, क्या है वो, मैक्सवेल इक्विपार्टीशन लॉ। अब देखो ये नाम से तुम्हें कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि ये नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस नाम के अंदर जो मटेरियल है वो इंपॉर्टेंट है। क्या मटेरियल है, मटेरियल है मेरा इंटरनल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर भी इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि उसका वर्णन नहीं है। सिंपल एक फॉर्मूला है NFRT/2। एन क्या, नंबर ऑफ मोल्स, एफ क्या अभी जो पढ़ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम, आर क्या है गैस कॉन्स्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। अब इंटरनल एनर्जी को हम लोग कभी कभी काइनेटिक एनर्जी और कभी कभी टोटल एनर्जी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि मेरा सिस्टम में जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म का एनर्जी है। कौन से फॉर्म का एनर्जी है, वो काइनेटिक फॉर्म का एनर्जी है, ठीक है। समझ में आ गया था, वो असम्पशंस में जो हम लोग पढ़ के आए थे, सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फॉर्म का एनर्जी है। तो काइनेटिक फॉर्म का एनर्जी कह दे या टोटल एनर्जी कह दे चाहे इंटरनल एनर्जी कह दे, सब जो है बात सेम है, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है NF/2। अब अगर कभी चेंज के बारे में पूछा जाए कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो डेल्टा यू अगर पूछा जाए तो चेंज किस में हो सकता है, आर में चेंज होगा नहीं, एफ में चेंज होगा नहीं, एन में चेंज होगा नहीं। चेंज किसका हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज यहाँ पर टेम्परेचर का हो सकता है, और किसी का चेंज नहीं हो सकता है। तो ये भी दो सिंपल सिंपल फॉर्मूला, इसको भी ध्यान रखना है। हाँ तो अब आते हैं अपना क्वेश्चन पे, जिसके लिए तुम लोग यहाँ आए भी हो, इंतजार भी उतना देर से कर रहे हो। अब जो है क्वेश्चन क्वेश्चन खेलते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा कहता है, इफ द RMS, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना सबसे बेसिक तरीका है कि जो तुम्हें पूछा जाए बस उसके पास पहुंच जाओ। क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है वो बाद में देखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि जो डेटा गिवन होता है ना वो एक्स्ट्रा गिवन होता है, कभी कभी हमें उतना डेटा का काम नहीं भी होता है। तो इसीलिए जो पूछा जाए पहले वही पहुंच जाओ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इतना, वो हमें दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द सेम कंडीशन इन मीटर पर सेकेंड। तो हमसे RMS किसका पूछा जा रहा है, ऑक्सीजन का। तो हमें मालूम है √3RT/m होता है VRMS। ये हमें पूछा जा रहा है क्या होगा, किसके लिए, O2 के लिए। अब O2 के लिए हमें m पता है क्या होगा, 16 × 2 मतलब 32 हो गया, ठीक है। R पता है, T पता नहीं है। जब T नहीं पता है तब हम पहुंचेंगे उसके पास जो हमें दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, √3RT/m दिया हुआ है मेरे पास 2। अब यहाँ पर m जो है किसके लिए, H2 के लिए। यहाँ पर m जो है 1 × 2 मतलब 2 है। अब यहाँ तुम 2 पुट करोगे, r का वैल्यू पुट करोगे, t निकाल लोगे, वो t यहाँ पुट करोगे। अगर जो ये काम करोगे ना तो ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये काम नहीं करना, यहाँ पर बुद्धि से खेलना है। बुद्धि से कैसे खेलना है, यहाँ देखो m देखो हमको पता है। यहाँ पर अगर हम √3RT का वैल्यू अगर हम इससे निकाल लें और उसको डायरेक्टली पुट कर दें, मेरा काम हो जाएगा। कैसे होगा वो देखो, यहाँ पर जो है √3RT ऐसे रहने दिए,
अंडर रूट ऑफ रूट में कितना है 2 रख दिए इक्वल टू 2। ये जो है √3RT का वैल्यू मेरा आ गया 2√2। ठीक है, अब यहाँ जो है इसको यहाँ पुट करेंगे 2√2। ठीक है, रूट के अगर m है कितना है 32 है रूट के अंदर इक्वल टू, ये को निकालना ही है। अब 2 है अंडर रूट ऑफ 2/32 कर दिए मतलब 1/16 मतलब 2 गुना 1/4 मतलब 1/2 मतलब 0.5। ये हो गया आंसर। आंसर नंबर 2 है भी। तो ये थोड़ा सा दिमाग से खेलना है, ऐसा नहीं कि जो टेम्परेचर यहाँ से निकाले फिर वहां पुट कर रहे, बहुत लंबा हो जाएगा, वो काम नहीं करना है। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में। कहता है RMS वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। अच्छा, RMS क्या होता है मेरा पता है हमको 3RT √3RT/m होता है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, गलत, ये हो जाएगा तुम्हारा गलत। क्यों, यहाँ पर भैया रूट के अंदर है तो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो आंसर नंबर 3 होगा। देखो यहाँ 3 लिखा हुआ भी है। तो इस चीज का छोटा छोटा चीज का ध्यान रखना है, बारीकियों का ध्यान रखना है, कुछ भी जल्दबाजी में कुछ भी करके नहीं आना है। ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या कहता है, कहता है एट 300 केल्विन द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इतना टाइम्स टू दैट ऑफ इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द गैस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। कहता है कि 300 केल्विन पे जो RMS स्पीड होगा, जो VRMS होगा, वो होता है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 5 बाय अल्फा टाइम्स V एवरेज। तो हमें निकालना है कि अल्फा क्या होगा। देखो RMS का वैल्यू पुट कर दो, √3RT/m होता है इक्वल टू अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 5/अल्फा लिखा हुआ इंटू V एवरेज मेरा होता है 8/π/RT/m। रूट के अंदर है ही, m मेरा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। किसके लिए बात हो रहा है, ऑक्सीजन के लिए। लेकिन m का काम भी नहीं पड़ेगा। देखो m से m यहाँ कैंसिल कर दिए, RT से RT कैंसिल कर दिए, हो गया। यहाँ क्या बच गया, इस तरफ अंडर रूट 3 बच गया, इधर क्या बच गया, कंबाइन कर दिए 8 इंटू अल्फा प्लस 5/अल्फा पाई। अब देखो दो तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 8 अल्फा प्लस 5/अल्फा पाई। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 अल्फा पाई इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 8 और 5 40। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखो 3 अल्फा पाई माइनस 8 अल्फा इक्वल्स टू 40। अल्फा को कॉमन ले लियो, 3 पाई माइनस 8 इक्वल टू 40। अल्फा क्या होगा 40/3 पाई-8। अब यहाँ से जो है पाई का वैल्यू पुट करो और ये कैलकुलेशन खुद से करो। आंसर 2 मतलब ये ऑप्शन 28 दिया हुआ है, ये तुमको कैलकुलेशन जो है खुद से करना है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है, आप कैलकुलेशन जो है वो खुद से करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस। देखो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है, हम लोग यू पढ़ के आएंगे, होता है NF/RT/2। लेकिन इस यू को हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं, इस यू को टोटल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी पे ही भी कह दिए और इसी को टोटल एनर्जी भी कह दिए। तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के कैसे हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया। यहाँ ऑप्शन नंबर 1 मैच हो गया। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मजा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में ना। देखो ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर ही पूरा सिंपल है, इसलिए इस चैप्टर को छोड़ना बिल्कुल नहीं है और तरीके से करना है। ठीक है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है द टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बिकम डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मेरे से कहता है जब काइनेटिक एनर्जी मेरा K1 है उस समय टेम्परेचर जो है वो T1 है और T1 का वैल्यू है मेरा 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। ठीक है, अच्छा, कहता है जब काइनेटिक एनर्जी K2 हो जाता है और K2 कितना डबल 2 टाइम्स K1। ठीक है, तो उस समय टेम्परेचर जो है वो T2 होगा। अब T2 का वैल्यू तुमको निकालना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। जब काइनेटिक एनर्जी K1 है उस समय टेम्परेचर T1 है, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है 300 केल्विन। जब काइनेटिक एनर्जी K2 हो गया मतलब डबल हो गया K1 का, दूना हो गया, तो उस समय जो टेम्परेचर होगा वो T2 होगा। अब T2 का वैल्यू निकालना मतलब कौन से टेम्परेचर पर जो काइनेटिक एनर्जी डबल, जब काइनेटिक एनर्जी डबल हो जा रहा है तो उस समय टेम्परेचर कितना होगा उसको निकालना है। हमको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला NF/RT/2। सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया केस 1 के लिए। केस 2 के लिए अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी Ke1 तो वहां यहाँ वाला 2 इक्वल्स टू NF/RT/2। ये जो है काइनेटिक एनर्जी 2 क्या है 2K1 है इक्वल्स टू NF/RT/2 हमें निकालना है बटे 2। अब यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी 1 मतलब K1 इक्वल्स टू NF/RT1 की वैल्यू 300
1/2। अब यहाँ से जो है K1 का वैल्यू उठा करके चुपचाप से यहाँ पुट कर दो, तो यहाँ 2 इंटू K1 की जगह क्या लिख दिए, NFR 300/2 इक्वल्स टू NFR T2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, NFR से NFR कट गया, तो T2 का वैल्यू कितना आ गया, 600 केल्विन। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे 600 कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों ऑप्शन में नहीं है, भाई मेरे तुम यहाँ निकाले हो केल्विन में, आंसर दिया हुआ है सेल्सियस में, तो कन्वर्ट कर लो, क्या होता है K इक्वल्स टू C प्लस 273। K मेरा 600 है, इक्वल टू C प्लस 273, तो C कितना हो गया, 600 माइनस 273 मतलब 327। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है भी, सिंपल सी चीज़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब छठा क्वेश्चन क्या कहता है, मेरे से कहता है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो। मैच कर देते हैं। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम किसमें होता है, मोनोटॉपिक में होता है, मतलब ए का हो गया 1, ए का 1, ए का देखो, ए का 4 कट गया, ए का 1, ए का 1। अब बी को चेक करते हैं। 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन किसमें होता है, डायटोमिक में। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज लिखा हुआ है, देखो रिजिड डायटोमिक, नॉन रिजिड। अब देखो, जब कभी रिजिड लिखा हुआ हो, जब कभी भी कहीं रिजिड लिखा हुआ हो, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में होता है 5, और नॉन रिजिड में जो है, नॉन रिजिड में ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड रिजिड हो जाएगा, रिजिड में 5 होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सिंपल क्वेश्चन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। 7th क्वेश्चन कहता था आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी द आरएमएस स्पीड ऑफ नाइट्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब सिंपल क्वेश्चन है, कहता है वी आर एम एस ये है, निकाल के बताओ हमको। वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT अपॉन एम होता है। यहाँ पे आर का वैल्यू रखो, टी का वैल्यू रखो, एम का वैल्यू रखो। एम यहाँ पे दिया हुआ ही है, टी का वैल्यू 27, मतलब टी का वैल्यू तो हमारा 2300 हो गया। केल्विन में पुट करना, ध्यान रहे केल्विन में पुट करना है, सेल्सियस में पुट नहीं करना है। इसके बाद आर का वैल्यू पुट करना है, आर का वैल्यू 8.314। ठीक है, एम का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ही, सिंपल पुट करो और आंसर पाओ, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। हाँ, कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर सिंपल फार्मूला वाला क्वेश्चन पूछा गया तो कैलकुलेशन तो बढ़ेगा ही, वो तो स्वाभाविक सी बात है। अब 4th ऑप्शन है, इसको मैच कर लो तुम। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। कहता था आरएमएस स्पीड ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 490 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भैया, द आरएमएस स्पीड ऑफ आर्गन मॉलिक्यूल एट द सेम टेम्परेचर। फिर से वही बात, जो हमसे पूछा गया हम उसके पास पहुंच जाएंगे। अंडर रूट ऑफ 3RT, आरएमएस के बारे में बात हो तो 3RT बाय एम इक्वल टू वाट, किसके लिए, आर्गन के लिए। यहाँ मेरे पास एम हमको पता है, एम क्या है देखो दिया हुआ है 39.9, RT पता नहीं है। अब देखो RT के लिए फिर से इसके पास खेलेंगे, 3RT अपॉन एम इक्वल टू दिया हुआ है 490, किसके लिए, Cl2 के लिए। अब देखो Cl2 का क्या होता है मोलर मास, वैसे तो यहाँ दिया हुआ है 70.9, अगर नहीं भी दिया हुआ होता तो हम लोग लिखते 35.5 इंटू 2 मतलब 71। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पुट करो। अब यहाँ पर फिर से वही अब यहाँ पे फिर से वही टेम्परेचर यहाँ से नहीं निकाल, यहाँ से हम लोग √3RT के वैल्यू निकालेंगे, टेम्परेचर का वैल्यू नहीं निकालेंगे, दिमाग से खेलेंगे। तो √3RT अपॉन एम के जगह पे √171 इक्वल टू 490। तो √3RT का वैल्यू आ गया मेरे पास 490 √71। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पर पुट कर दो। कैसे पुट करेंगे, तो √3RT अपॉन एम फॉर आर्गन के लिए पूछा जा रहा है। √3RT के लिए हम लोग लिख दिए 490 इंटू √71 अपॉन एम मेरा मोलर मास है, वो किसके अंदर, रूट के अंदर है, रूट के अंदर लिख दो 39.9। अब इसको सॉल्व कर लो, 490 रूट के अंदर 71 अपॉन 40 अप्रोक्सीमेशन। इसको जो भी सॉल्व करेगा तुम्हारा आंसर आएगा, आंसर नंबर 2 मतलब ये वाला है। तो ऐसे हम लोग जो है क्वेश्चंस को करते हैं। सिंपल फार्मूला है इसको, इस चैप्टर में उस फार्मूले पर ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपको फार्मूला आपके ध्यान में है तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि इतना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है अपना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, इस वीडियो को रोकते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग वर्क को पढ़ेंगे, उसमें हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए और मजाते रहिए।